अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम फेडरलिज्म पे बात करें कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, हम थोड़ा पहले चैप्टर में चले जाएं। जैसे हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग में दो एग्जाम्पल्स, बेल्जियम और श्रीलंका। लेट अस रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। हम बेल्जियम और श्रीलंका को रिकॉल करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ और उनको कंट्रास्ट करते हैं, उनमें फ़र्क क्या है। आपको पता है कि जो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया, उसने वहाँ शिफ्ट हुआ पावर्स का फ्रॉम सेंट्रल टू रीजनल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि पहले बेल्जियम गवर्नमेंट में जो बेल्जियम हुकूमत थी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रीजनल गवर्नमेंट इसको पावर देता था। पहले भी होता था, आज भी है। लेकिन पहले क्या फ़ायदा, पहले क्या नुकसान था उसमें, जब रीजनल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती थी तो वो उसको विड्रा भी कर सकती थी, यानी वापस भी ले सकती थी। तो लेकिन आपको पता ही है कि जो बेल्जियम में उन्होंने 93 में वो चेंजेस लाई, जैसे आपको पता ही है कि वहाँ 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। जो चेंज 1993 में लाई बेल्जियम में was the regional government were given constitutional power and no longer dependent on the central government। यानी कि अब रीजनल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को अब कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दिया गया। अब वो डिपेंडेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि बेल्जियम में अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है। पहले हुआ करती थी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको पावर देती थी फिर वापस लेती थी। लेकिन 1993 में ऐसा हुआ कि अब जो पावर दिए गए स्टेट को अब वो वापस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहा। अब वहाँ एक आपको पता ही है, एक बेल्जियम मॉडल ने सारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स की अब पावर्स थे स्टेट के पास, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पावर थे। अब स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे पहले हुआ करता था। अब बेल्जियम को क्या हुआ, बेल्जियम शिफ्ट हुआ फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल गवर्नमेंट। आपको पता है यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ द अपोजिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जैसे फेडरल गवर्नमेंट में हमें शेयरिंग ऑफ पावर्स होती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर्स बिल्कुल शेयर नहीं होती है, वे एक ही जगह रहते हैं, सेंटर के पास या कुछ लोगों के पास रहते हैं। तो ये बेल्जियम की बात थी। तो बेल्जियम अब शिफ्ट हुआ यूनिटरी से फेडरल। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका अगर हम देखेंगे, इट कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ए यूनिटरी गवर्नमेंट। अगर हम देख रहे हैं बाहर से कि श्रीलंका लग रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये यूनिटरी गवर्नमेंट है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। जो वहाँ सिन्हाला जो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, उनके पास सारे पावर्स हैं। इसका इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से तो लग रहा है कि डेमोक्रेटिक है, यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो सारे पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास है, सेंटर के पास है। तो वहाँ फेडरलिज्म बिल्कुल नहीं है। तो तमिल लीडर्स क्या कह चाहते हैं, तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल। तो तमिल्स भी चाहते हैं कि वहाँ फेडरलिज्म हो, वहाँ शेयरिंग ऑफ पावर्स हो, जिस तरह बेल्जियम में हुआ। अब हम डेफिनेशन देखेंगे फेडरलिज्म की। सो फेडरलिज्म, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर is divided between central authority and various constituent units of country। तो constituent units हम states को कहते हैं। तो इसका मतलब फेडरलिज्म जो है ये एक सिस्टम है, एक निज़ाम है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का एक निज़ाम है जिसमें जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो डिवाइड होता है, शेयर होता है सेंटर और उसके कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स में। उसके कॉन्स्टिट्यूंट मीन स्टेट्स। जैसे बेल्जियम में हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट के दरमियान पावर शेयर हुए। इसी तरह से इंडिया में अगर हम देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब यही फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म क्या है, इट इज़ सिंपली a mechanism of power sharing between between center and state, or between center, state and at local level। तो
जब पावर सेंटर और स्टेट के लेवल पे और लोकल लेवल पे शेयर होते हैं तो उसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अगर हम देखेंगे यूजुअली फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम फेडरेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो फेडरेशन क्या है? A group of states that have joined together to form a single group। फेडरेशन असली क्या होती है? इसमें ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री है, जो कंट्रीज हैं बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, यानी मिलजुल के रहती है और एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो बहुत सारे स्टेट्स हैं और लेकिन वो इकट्ठे मिलके एक ही कंट्री बनाई है जो हमारे सामने यूएसए है, वरना बहुत सारे वहाँ स्टेट्स हैं। या अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे यहाँ, तो हिंदुस्तान में इस वक्त एक तो 28 स्टेट्स हैं, तो और लगभग 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो पावर शेयरिंग है, तो फेडरेशन है। तो फेडरेशन जो है ये इंजॉय करती है पावर इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर, यानी कि सेंटर के अलग पावर है, स्टेट के अलग पावर है। तो फेडरेशन टू लेवल्स पे है, ए गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री। एक फेडरेशन लेवल है, यानी एक गवर्नमेंट होती है पूरे मुल्क के लिए। जैसे आप देख रहे हो बीजेपी की हुकूमत है, अब बीजेपी हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं। तो ए गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, तो सारे मुल्क के लिए एक कंट्री, एक ही हुकूमत है, वह है बीजेपी की, यानी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो जो सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके लिए कौन सी हुकूमत जिम्मेदार है? उसके लिए जो हुकूमत जिम्मेदार है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री। मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं, यहाँ हमें फॉरेन अफेयर्स है, मिसाल के तौर पर हमें कोई ट्रीटी साइन करनी है किसी मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या किसी भी मुल्क के साथ, तो वो ट्रीटी साइन कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट है, पूरे हिंदुस्तान का कॉमन इंटरेस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सारे स्टेट अलग अलग से ट्रीटी साइन करते, तो उससे क्या होता? उससे पूरे मुल्क में कन्फ्यूजन होता, कियास होता, गड़बड़ होता। लेकिन उस चीज़ को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए होती है वही कॉमन इंटरेस्ट का काम करती है, यानी जो सारे के मफाद के लिए। और एक मिसाल हम लेंगे, हम करेंसी लेंगे, पैसा है, पैसा बनाना है। अब पैसा बनाना है, ये भी एक कॉमन इंटरेस्ट है। अब यहाँ पैसा जो हिंदुस्तान की करेंसी है वो पूरे 28 स्टेट्स में चलता है और यूनियन टेरिटरीज में चलता है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर की अलग करेंसी है, पंजाब की अलग करेंसी है। अगर ऐसा होता तो फिर गड़बड़ होता, फिर तो आपको अगर जम्मू कश्मीर से बाहर जाना होता तो फिर करेंसी चेंज करनी थी, दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते आपको पता नहीं कितने बार करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमें इंटायर कंट्री के लिए एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। दूसरी है गवर्नमेंट एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, दैट लुक्स आफ्टर द डे टू डे फंक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट का कोई मसला है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखिए, उसको सेंटर के साथ कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह है तो वो कॉमन इंटरेस्ट देखेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज़ है वो तो गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल देखेगी, लोकल लेवल देखेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास पुलिस का मामला ये है, पुलिस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, या एग्रीकल्चर है या ट्रेड है या इरिगेशन है। तो ऐसे मसलों को सेंटर के साथ कुछ नहीं है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे कर सकती है। तो इसका मतलब है कि जो फेडरेशन है इसके दो लेवल्स हैं, एक गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एंड गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शन ऑफ द स्टेट। अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे इस वक्त लगभग 193 कंट्री है जो यूएनए के मेंबर्स हैं इस वक्त। अगर उनमें हम देखेंगे फेडरल कंट्रीज़ कितनी है, तो सिर्फ 25 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। तो 193 कंट्रीज़ में से 25 कंट्रियाँ ऐसी है जो फेडरल सिस्टम है, जिनमें शेयरिंग ऑफ पावर्स है। बाकी में बहुत टाइप के, जैसे किसी में डिक्टेटर है, किसी में मोनार्की है, किसी में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वगैरह वगैरह। तो
इसका मतलब है जो 25 कंट्रीज हैं, ये बहुत बड़े मुल्क हैं, तो लगभग ये 25 मुल्क दुनिया की 40% आबादी बनाते हैं। इसका मतलब है जो 40% लोग हैं दुनिया के, उनमें कौन सा निज़ाम चल रहा है? उनमें फेडरलिज्म चल रहा है। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन, जैसे कि इंडिया है, फेडरलिज्म है, यूएसए में फेडरलिज्म है, ब्राज़ील में है, जर्मनी में है और मैक्सिको में है। अगर हम नॉन फेडरल कंट्रीज़ की बात करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो, 25 फेडरल कंट्रीज़, तो बाकी नॉन फेडरल हैं। तो नॉन फेडरल में अगर हम लेंगे, चाइना है, आप देखो चाइना में कम्युनिज्म है, तो वहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वहाँ शेयरिंग पावर्स बिल्कुल नहीं है। फ्रांस है, इंडोनेशिया है, यूके है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यूक्रेन है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन था फेडरलिज्म का। वी कंट्रास्टेड बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन बेल्जियम देयर इज़ फेडरलिज्म, in Sri Lanka there is no presently there is no federalism practiced in the Sri Lanka.